Hello friends, this is Yes Sir and I welcome you all to our beautiful channel Yes Sir's Charismatic Chemistry। और जैसे कि आप सब जानते हैं, हमने काइनेटिक्स पे ऑलरेडी 2 वीडियो अपलोड कर दिया और आज हम पढ़ने वाले हैं केमिकल काइनेटिक्स के थर्ड पार्ट के बारे में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अब से जो भी वीडियोज आएंगी वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी और आपको चाहे वो स्टेट बोर्ड चाहे वो एंट्रेंस लेवल पे एग्जाम हो, इसके क्वेश्चन तो 101% आते ही। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? जी हाँ, आज हम पढ़ने वाले हैं रेट लॉ के बारे में। रेट लॉ को हम एकदम डिटेल में कवर करने वाले हैं। तो चलिए लगाइए हेडिंग रेट लॉ। रेट लॉ, ठीक है। तो रेट लॉ एक्चुअल में होता क्या? ये एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होता है। ये क्या होता है? एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। चलिए एक एग्जांपल ले लेता हूँ। ए प्लस बी बी इज गिवन सी। मान लीजिए ये रिएक्शन है हमारा, ठीक है। इसमें ए और बी क्या है? ए और बी जो है ये रिएक्टेंट, ये क्या है? रिएक्टेंट। और इसमें ये स्मॉल ए और ये जो स्मॉल बी है ये क्या है? स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। सर रिएक्टेंट मतलब क्या? अरे बाबा वही, ये लोग रिएक्ट होके ये देंगे और ये ए और बी क्या है? इनके स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट मतलब क्या रिप्रेजेंट करते हैं? मोल। मोल। तो मैंने एक्सपेरिमेंटली एक रिलेशन लाया किसके बीच में? रेट ऑफ रिएक्शन और कॉन्सेंट्रेशन के बीच में। तो देखो यहाँ, तो ये हो गया R इज इक्वल टू K इंटू ए रेस टू एक्स इंटू बी रेस टू वाई। ये एक रिलेशन मैंने ला दिया किसके बीच में? जी हाँ, ये R क्या है? रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन। और ये K क्या है? रेट कांस्टेंट। इसे क्या कहते हैं हम? रेट कांस्टेंट या फिर वेलोसिटी कांस्टेंट। वेलोसिटी कांस्टेंट या फिर इसे कहते हैं स्पीड कांस्टेंट या फिर इसे कहते हैं स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट। तो ये रेट कांस्टेंट हो सकता है, वेलोसिटी कांस्टेंट हो सकता है, स्पीड कांस्टेंट हो सकता है और ही साथ ये स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट भी इसे हम कहते हैं। तो इसके सारे अलग अलग नाम है, आप सिर्फ कोई एक याद रख लेंगे तो भी काम चल जाएगा, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट इसमें जो ये ए और बी है ये क्या है? ए और बी क्या है? जी हाँ, मैंने बताया था ए और बी क्या है? रिएक्टेंट। और ये स्क्वायर ब्रैकेट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये रिप्रेजेंट कर रहा है कॉन्सेंट्रेशन। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। तो ये जो पूरा एक्सप्रेशन है, ये पूरा एक्सप्रेशन इसे ही हम कहते हैं रेट लॉ। इसे ही हम क्या कहते हैं? जी, रेट लॉ। ओके। और ये एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन किया जाता है। ये कैसे डिटरमाइन किया जाता है? एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन। इसे एक्सपेरिमेंट से डिटरमाइन किया जाता है। आप जस्ट देख के नहीं बता सकते। जी हाँ, देख के आप उसी रिएक्शन का रेट लॉ बता सकते हैं जो ऑलरेडी आपको पता है, जिसका रेट लॉ ऑलरेडी आपको पता है। अब इस रिएक्शन में बहुत सारे बच्चों को ये डाउट होता है कि सर क्या हम ऐसा लिख सकते हैं रेट लॉ को? क्या हम ऐसे लिख सकते हैं? R इज इक्वल टू K इंटू ए रेस टू ए इंटू बी रेस टू बी। क्या हम लिख सकते हैं? जी हाँ, आप लिख सकते हैं, लेकिन एक कंडीशन। एक क्या है कंडीशन? अगर ये एक एलिमेंटरी रिएक्शन, ये क्या है? एक एलिमेंटरी रिएक्शन। नाउ क्वेश्चन आता है कि सर ये एलिमेंटरी रिएक्शन क्या होता है? तो मैं आपको बताना चाहूंगा, एलिमेंटरी रिएक्शन वो रिएक्शन होता है जो एक स्टेप में होता है। जो एक स्टेप में होता है, एक स्टेप मतलब ये इससे रिएक्ट हुआ और फट से प्रोडक्ट बना, मतलब उस रिएक्शन के अलावा कोई भी स्टेप नहीं होता। पूरा रिएक्शन एक स्टेप में हो जाता है। सर एक स्टेप मतलब क्या? तो आप फ्यूचर में देखेंगे, हम एलिमेंटरी रिएक्शन को डिटेल में पढ़ेंगे और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन को भी पढ़ेंगे। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन वो होता है जो एक से ज्यादा स्टेप में होता है और एलिमेंटरी रिएक्शन वो होता है जो एक स्टेप में हो जाता है, ठीक है। मतलब कोई रिएक्शन पहले स्टेप हुआ, फिर दूसरा स्टेप हुआ, फिर तीसरा स्टेप हुआ और ऐसे तीनों को मिला के रिएक्शन कंप्लीट हुई। लेकिन किसी रिएक्शन में एक ही स्टेप में रिएक्शन हो जाता है। तो अगर अगर आपको पता है कि ये एलिमेंटरी रिएक्शन है, तब तो आप ये एक्सप्रेशन लिख सकते हो रेट लॉ का, अदरवाइज ये नहीं होगा। तो अगर एलिमेंटरी है तो x इज इक्वल टू ए एंड y इज इक्वल टू बी। y इज इक्वल टू बी, ठीक है। लेकिन इसका रिवर्स सही नहीं है।
मतलब रिवर्स सही नहीं, इसका मतलब क्या, अब मैं थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स स्टेटमेंट बोलने जा रहा हूँ, शायद ऐसा हो सकता है कि बहुतों को समझ में ना आए, कि अगर अगर x का वैल्यू a है और y का वैल्यू b है, मान लीजिए कुछ है, मतलब जैसे कि मान लीजिए कि आपको पता चल गया कि a का वैल्यू 1 है और b का वैल्यू 2 है, तो a का वैल्यू अगर 1 होगा और b का वैल्यू 2 होगा, तो क्या हम कह सकते हैं कि ये रिएक्शन एलिमेंटरी है? जी बिल्कुल नहीं, जब तक आपको रिएक्शन का मैकेनिज्म पता नहीं है आप नहीं बता सकते कि ये रिएक्शन एलिमेंटरी है या नहीं। सर अगर मान लो मुझे किसी ने बता दिया कि ये रिएक्शन एलिमेंटरी है, तो सिंपल सी बात है, तो आप क्या कर लेना, a और b को यहाँ पे पावर में लिख देना। लेकिन अगर किसी ने आपको रेट लॉ दे दिया, किसी ने आपको क्या कर दिया, रेट लॉ दे दिया, और उसमें ए की वैल्यू 1 है और बी की वैल्यू 2 है, और पूछा कि क्या ये एक एलिमेंटरी रिएक्शन है, तो बिल्कुल नहीं। तो अगर ये एलिमेंटरी रिएक्शन है तो उसका रेट लॉ आप ये लिख सकते हो, और x इज इक्वल टू ए हो जाएगा और y इज इक्वल टू बी हो जाएगा। लेकिन रेट लॉ देख के आप ये नहीं बता सकते कि वो एक एलिमेंटरी रिएक्शन है। ठीक है, ये बात समझ में आ रहा है? जी हाँ, अगर आपको पता है कि ये रेट लॉ जिस रिएक्शन का है वो एलिमेंटरी रिएक्शन है, तो फिर बात की बात है। आई होप इट इज क्लियर टू यू। ये सब कुछ एक्सपेरिमेंटल होता है। रेट लॉ कैसे आता है? एक्सपेरिमेंटली। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ एकदम इंपॉर्टेंट चीज, डेफिनेशन ऑफ रेट लॉ। रेट लॉ की डेफिनेशन, ठीक है? एलिमेंटरी और सब में बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा। आप सिंपल सा एक फंडा अपने दिमाग में याद रखिएगा कि रेट लॉ में रिएक्टेंट का कुछ पावर है और ये बी का भी कुछ पावर है, ठीक है? ये एक्स है और ये वाई है। इन सिंपल अगर मैं बोलूँ तो एक्स को बोलते हैं ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू ए, ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट ए, और y को क्या बोलोगे, ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू b। बस सर, ये ऑर्डर नाम की चीज क्या होती है सर? सब कुछ पढ़ेंगे एकदम डिटेल में, बट आज नहीं, नेक्स्ट एपिसोड में, ठीक है? अब मैं आपको रेट लॉ की डेफिनेशन बताने जा रहा हूँ। रेट लॉ क्या होता है? ओके, तो देखिए जरा ध्यान से सुनिए। रेट लॉ इज द एक्सप्रेशन, आप चाहे तो उसमें ऐड कर सकते हैं, रेट लॉ इज द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन which gives relationship between rate of reaction and species। ओके, स्पीशीज मतलब केमिकल स्पीशीज involved in a chemical reaction। ओके, तो क्या होता है रेट लॉ? आई होप आपको समझ में आया होगा। तो रेट लॉ क्या है? ये एक एक्सप्रेशन है, यहाँ पे देखिए, ये एक एक्सप्रेशन है जो कि रिलेशनशिप बताता है। इसमें रेट ऑफ रिएक्शन एंड concentration of the species involved in a chemical reaction। सर concentration of species, सर species समझ में नहीं आया। फिलहाल इस एक्सप्रेशन के लिए A और B तो क्या है, रिएक्टेंट। तो स्पीशीज क्या क्या हो सकता है पहले मैं वो बता देता हूँ आपको। तो यहाँ पे देखिए, स्पीशीज it can be reactant, it can be product, it can be catalyst, but it can never be reaction intermediate। तो आप इस बात को एकदम अपने दिमाग में बिठा लीजिए कि ये स्पीशीज जो यहाँ पे लिखा है उसमें रिएक्टेंट भी आ सकता है, प्रोडक्ट भी आ सकता है, कैटालिस्ट भी आ सकता है, लेकिन रिएक्शन इंटरमीडिएट कभी नहीं आएगा। सर मुझे ये डाउट आ रहा है कि इसका मतलब क्या है। इसका मतलब ये है प्यारे बच्चों कि यहाँ पे आपको रिएक्टेंट भी मिल सकते हैं रेट लॉ में, ये साइड प्रोडक्ट भी मिल सकते हैं, कैटालिस्ट भी मिल सकते हैं। क्या मिल सकते हैं? कैटालिस्ट भी रेट लॉ में मिल सकता है, लेकिन इंटरमीडिएट नहीं मिलेगा। सर इंटरमीडिएट क्या होता है? जो रिएक्शन के बीच में बनता है लेकिन ओवरऑल रिएक्शन में नहीं दिखता। सर कुछ एग्जाम्पल? जी हाँ, उसे भी हम पढ़ेंगे लेकिन आगे, ठीक है? तो इतना नोट कर लीजिए। तो हमने क्या सीखा कि रेट लॉ एक एक्सप्रेशन होता है जो रिलेशनशिप बताता है रेट ऑफ रिएक्शन के बीच में, और जिसके ऊपर वो डिपेंड होता है उसके कॉन्सेंट्रेशन से रिलेटेड। सर अगर गैस आ गई तो? सर तो गैस का तो प्रेशर, तो सिंपल पीवी इज इक्वल टू एनआरटी यूज कीजिएगा। आप क्या यूज कीजिएगा? पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। और प्रेशर को किस में कन्वर्ट कर सकते हो आप? कॉन्सेंट्रेशन में। तो कोई तकलीफ नहीं, ठीक है? तो याद रखना, ऑर्डर में मतलब ये जो
रेट लॉ है उसमें यहाँ पे क्या क्या आ सकता है, यहाँ पे क्या क्या आ सकता है, रिएक्टेंट, प्रोडक्ट, कैटलिस्ट, लेकिन रिएक्शन इंटरमीडिएट कभी नहीं आता। चलिए फटाफट नोट कीजिए ताकि मैं इसकी और डिटेलिंग आपको दे सकूं। फटाफट लिखिए, फटाफट नोट्स को बनाइए। आई होप आपको ये समझ में आ गया। ठीक है, चलिए तो आगे देखिए, मैं इसे मिटा देता हूं। तो मैं इसे मिटा रहा हूं। अब हम पढ़ेंगे कि कैसे रिएक्शन में प्रोडक्ट आ सकता है, कैसे एक रिएक्शन में कैटलिस्ट आ सकता है। तो मैं ऐसे कुछ एग्जाम्पल आपको देता हूं, जैसे ये देखिए, कंसीडर अ रिएक्शन, कंसीडर अ रिएक्शन। ओके, ये देखिए 2O3 गिव्स 3O2, ये गैस है, ये भी गैस है। और एक्सपेरिमेंटली, मैं पहले बोल रहा हूँ, हमेशा याद रखना, रेट लॉ एक्सपेरिमेंट से पता चलता है। ठीक है, तो रेट लॉ पता चला, R इज इक्वल टू के इंटू, यहाँ पे आ गया O3 रेज टू 2 एंड O2 रेज टू -1। ये इसका रेट लॉ है। तो रेट लॉ में देखो, ये तो क्या है, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन क्या है, प्रोडक्ट। सर प्रोडक्ट आ गया रेट लॉ में, जी हाँ। अब कुछ बच्चे ऐसा सोच रहे होंगे सर टेक्स्ट बुक में तो ये नहीं लिखा है। तो प्यारे बच्चों, हम साइमल्टेनियसली अपना सीईटी भी कवर करते जा रहे हैं। आ रहा है आपको समझ में, और ताकि आप थोड़ा नीट और जेई मेंस तक का भी प्रिपेयर कर सको, वो लेवल तक भी। ठीक है, जो चीजें कंसेप्चुअल हैं, जो बहुत ज्यादा पूछी जाती हैं, नो डाउट उसे मैं डिटेल में थोड़ा पढ़ाऊंगा ही पढ़ाऊंगा। ठीक है, ये देखिए, ये प्रोडक्ट आ गया और ये क्या आ गया, रिएक्टेंट। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अब मैं समझ रहा हूँ आपके दिमाग में आ रहा है कि सर ये 2 और ये -1 क्या रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम इस पे भी आते हैं, पहले आप इसको समझ लो। तो मैंने आपको बोला था कि स्पीशीज कैन बी प्रोडक्ट, रिएक्टेंट का तो आप देख ही चुके हैं, और नेक्स्ट आता है क्या, कैटालिस्ट। ओके, अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कैटालिस्ट के बारे में। तो यहाँ पे देखिए जरा ध्यान से, 2SO2 plus O2 is giving 2SO3, ये गैस, ये भी गैस और ये भी गैस, और इसमें ये कैटालिस्ट यूज होता है नाइट्रिक ऑक्साइड। यहाँ पे कैटालिस्ट क्या यूज होता है, नाइट्रिक ऑक्साइड, जी हाँ। ये है ऑक्सीडेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड इनटू सल्फर ट्राइऑक्साइड। अब इसका रेट लॉ एक्सपेरिमेंटली क्या मिला, जरा देखिए, R इज इक्वल टू के इंटू O2 रेज टू 2 NO रेज टू 1, ये इसका रेट लॉ मिला। और इसी साथ आपने एक चीज क्या देखा, कि कोई जरूरी नहीं है, कोई जरूरी नहीं है कि रेट लॉ में, कि रेट लॉ में सारे रिएक्टेंट भी आ जाए। तो देख रहे हो आप, इसमें SO2 यहाँ पे मिसिंग है, SO2 यहाँ पे मिसिंग है, और ये NO क्या है, ये है कैटालिस्ट। सर बहुत कंफ्यूजन हो रहा है सर, कभी ये आ रहा है कभी वो आ रहा है। तो याद रखना बेटा, रेट लॉ इज ऑलवेज एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड, इज ऑलवेज एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन, या फिर उसको डिटरमाइन करने का तरीका आपको सिखाया जाएगा कि रेट लॉ के एक्सप्रेशन को लिखते कैसे हैं, ये हम आगे देखने वाले हैं। अदरवाइज ये सब कुछ दिया जाता है बार बार एक्सपेरिमेंट करके। और मैं तो आपको ये भी बताना चाहूंगा कि रेट लॉ एक्सपेरिमेंटल कंडीशन पे भी डिपेंड करता है, एक्सपेरिमेंटल कंडीशन पे भी डिपेंड करता है कि आपने हाई प्रेशर रखा है गैसियस रिएक्शन में या लो प्रेशर रखा है, उस हिसाब से रेट लॉ चेंज हो जाता है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो ये मैंने आपको दिखाया रिएक्शन जिसमें जिसमें रेट लॉ में क्या आता है, कैटलिस्ट आता है और रिएक्टेंट आता है, लेकिन ये वाला रिएक्टेंट क्या है, मिसिंग। तो कैटलिस्ट वाला भी हो गया, प्रोडक्ट वाला भी हो गया। आई होप आपको समझ में आ गया है। ठीक है, एब्सोल्युटली फाइन, जी हाँ। अब मैं आपको बताऊंगा कि ये 2, ये -1, ये सब क्या रिप्रेजेंट करते हैं, ये सब क्या रिप्रेजेंट करते हैं। जी हाँ, इन शॉर्ट मैंने आपको बताया था कि इनको ऑर्डर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑर्डर। जैसे ये 2 है तो ये किसका ऑर्डर है, ओजोन का। ये -1 किसके रिलेशन में ऑर्डर है, ऑक्सीजन का। ये ऑक्सीजन का ऑर्डर क्या है, 2, और NO का ऑर्डर क्या है, 1। तो इसे मैं एक एग्जाम्पल से आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। तो देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिए, जैसे एक रिएक्शन A प्लस बी इज गिविंग C, A प्लस बी इज गिविंग C, और इसका रेट लॉ सिंपल सा कुछ ऐसा है, A रेज टू 2 एंड B रेज टू 1। ये अब मुझे क्या बताता है, ये मुझे क्या बताता है, मान लीजिए मैंने
कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए को डबल कर दिया, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए को क्या कर दिया, डबल कर दिया। ठीक है, तो ये हो गया एक्सप्रेशन 1 और मैं अब दूसरा एक्सप्रेशन लिखने जा रहा हूँ। इसके कॉन्सेंट्रेशन को क्या किया, डबल कर दिया। ओके, और साथ ही साथ बी के कॉन्सेंट्रेशन को मैंने कांस्टेंट रख दिया, बी के कॉन्सेंट्रेशन को क्या कर दिया, कांस्टेंट लिख दिया। तो अब देखो रेट लॉ क्या हो जाएगा। ओके, तो ये हो जाएगा आर डैश, ये क्या हो गया, आर डैश। आर डैश मतलब अब कॉन्सेंट्रेशन को चेंज किया, आप देख रहे हो ना रेट लॉ में कॉन्सेंट्रेशन लिखा हुआ है, मतलब इसके कॉन्सेंट्रेशन को चेंज करोगे तो रेट तो चेंज होगा ही होगा। तो अब जरा देखो, फिर लिखता हूँ कि 2a/2। सर आपने 2a क्यों किया, देखो यहाँ पे लिखा है ना, डबल कर दिया और b को कांस्टेंट लिया था। सर आपने b को क्यों कांस्टेंट ले लिया, सर b को भी चेंज करो ना। देखो जब भी हम रिएक्शन करते हैं और उसमें अगर रेट लॉ में मतलब रेट ऑफ रिएक्शन अगर दो स्पीशीज पे डिपेंड करता है तो किसी एक का कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट रखते हैं और दूसरे का चेंज करते हैं। क्यों, तब हमको पता चलेगा ना कि किसके वजह से चेंज आ रहा है। आप दोनों को चेंज कर दोगे तो पता कैसे चलेगा कि किसके वजह से चेंज आ रहा है समझ में। जैसे जैसे मान लीजिए मैंने आपको थाली में खाने के लिए लड्डू दिए और रसगुल्ला दिए, ठीक है, क्या दिया, लड्डू और रसगुल्ला, ठीक है, और मैंने बोला कि आप इसे फटाफट खा लीजिए। तो अब मैंने देखा कि लड्डू और रसगुल्ला दोनों आप फटाफट खा गए, ठीक है। फिर मुझे ये जानना था कि एक्चुअल में आप इंटरेस्टेड किस में, लड्डू या रसगुल्ले में, तो मुझे इंडिविजुअली एक एक देना होगा ना आपको, नहीं तो मैं कैसे पता कर पाऊंगा कि आप किसे ज्यादा स्पीड में खाते हो, आपका इंटरेस्ट किस में है, ठीक है। तो मैं फिर इंडिविजुअली आपको रसगुल्ले और लड्डू दूंगा और फिर चेक करूंगा कि आपकी स्पीड किसके लिए ज्यादा है, ठीक है, मतलब कितना फास्ट आप लड्डू और रसगुल्ले खाते हो। अरे सर ऐसे एग्जाम्पल मत दिया करो, भूख लग जाती है। चलिए, तो इधर मैंने क्या रखा, जब आप एक को कांस्टेंट रखोगे तभी दूसरे में चेंज देख पाओगे। समझ में आ रहा है, दोनों को चेंज करोगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि चेंज किसके वजह से हो रहा है। आ रहा है समझ में, ऐसा। चलिए, तो ये हो गया एक्सप्रेशन 2। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, 2 को 1 से डिवाइड कर देता हूँ। ओके, तो ये देखिए आर डैश डिवाइड बाय आर इज इक्वल टू के तो कांस्टेंट हो जाएंगे। सर के नहीं चेंज होगा जी, प्यारे बच्चों एकदम ध्यान रखना, के डिपेंड्स ओनली ऑन टेम्परेचर। के किसके ऊपर डिपेंड करता है, टेम्परेचर के ऊपर, सिर्फ और सिर्फ किसके ऊपर डिपेंड करता है, टेम्परेचर। और के को क्या कहते हैं हम लोग, रेट कांस्टेंट। के को क्या कहते हैं, रेट कांस्टेंट, हमेशा याद रखना है। ठीक है, के इज कॉल्ड एज रेट कांस्टेंट एंड डिपेंड्स ओनली ऑन टेम्परेचर, इट रिमेन्स कांस्टेंट फॉर अ पर्टिकुलर रिएक्शन। एक रिएक्शन के लिए हमेशा कांस्टेंट होता है, तो ये नेचर ऑफ रिएक्शन फिक्स है, तो इसका के भी क्या होगा, कांस्टेंट होगा। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पे, तो ये हो गया ये, और बी तो कैंसिल हो जाएंगे, और ये क्या आ गया, 2a का स्क्वायर अपॉन ए का स्क्वायर। तो हम सब जानते हैं आर डैश आर इज इक्वल टू, ये कैंसिल हो गया तो ये क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर इंटू ए का स्क्वायर अपॉन ए का स्क्वायर, तो ये कैंसिल। तो आर डैश अपॉन आर इज इक्वल टू 4, मतलब आर डैश इज इक्वल टू 4 टाइम ऑफ आर। मतलब ये देखिए यहाँ पे जो रेट था वो इस रेट का 4 गुना है। मतलब क्या, जैसे ही मैंने कॉन्सेंट्रेशन को डबल किया, कॉन्सेंट्रेशन को क्या किया, डबल, तो रेट कितने टाइम बढ़ गया, 4 टाइम। कॉन्सेंट्रेशन को डबल किया तो रेट कितने टाइम बढ़ गया, 4 टाइम। तो बेसिकली ये कॉन्सेंट्रेशन की पावर को बताता है। जैसे देखिए यहाँ पे समझने की कोशिश की, मैंने कॉन्सेंट्रेशन को डबल किया तो रेट कितने टाइम बढ़ गया, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखता हूँ मैं कॉन्सेंट्रेशन और यहाँ पे लिखता हूँ रेट। ध्यान से सुनिए, कॉन्सेंट्रेशन और रेट, मैंने कॉन्सेंट्रेशन को क्या किया, डबल, तो रेट कितने टाइम बढ़ गया, 4 टाइम। तो मेरे को क्या करना है, पावर ढूंढना है, तो इसका पावर क्या हो गया, 2। तो ये देखिए यहाँ पे। ठीक उसी तरह अगर बी का कॉन्सेंट्रेशन को मैं डबल करूंगा और रेट डबल हो जाएगा, इसका मतलब इसका पावर कितना है, 1। मतलब इससे आपने क्या सीखा कि अगर बी के कॉन्सेंट्रेशन को हम डबल करते हैं तो रेट भी क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। लेकिन अगर हम ए के कॉन्सेंट्रेशन को डबल करें तो रेट कितने टाइम बढ़ जाएगा, 4 टाइम। तो अब ये आपके लिए क्वेश्चन है कि अगर कॉन्सेंट्रेशन को मैं 3 टाइम करूं, कॉन्सेंट्रेशन को 3 टाइम बढ़ाऊं तो रेट कितने टाइम बढ़ेगा, और किसका, ए का। सर ये तो सिंपल है सर, कॉन्सेंट्रेशन को आपने 3 टाइम बढ़ाया, इसका पावर 2 है तो रेट 9 टाइम बढ़ जाएगा। जी हाँ, एकदम सिंपल। आ रहा है आपको समझ में, पावर बताता है बेसिकली कॉन्सेंट्रेशन का। और अगर आपने कॉन्सेंट्रेशन 4 टाइम बढ़ा दिया तो रेट कितने टाइम बढ़ जाएगा, जी हाँ, 16 टाइम। लेकिन यहाँ पे आप जितने टाइम कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाओगे उतने टाइम ही रेट बढ़ेगा, क्योंकि इसका जो ऑर्डर है वो 1 है।
इसका मतलब क्या, कॉन्सेंट्रेशन को 4 टाइम बढ़ाया तो रेट भी 4 टाइम ही बढ़ेगा। तो सर अगर कभी एक ऐसा एक्सप्रेशन आया तो R इज इक्वल टू के इंटू ए रेस टू टू आएगा और यहाँ पे B रेस टू माइनस वन आएगा। इसका मतलब क्या कि अगर हम B के कॉन्सेंट्रेशन को डबल करें तो रेट क्या आधा हो जाएगा। जी हाँ, देख लो ना, यहाँ पे आपने कॉन्सेंट्रेशन को डबल किया तो रेट क्या हो गया, 1/2। मतलब क्या, कॉन्सेंट्रेशन को डबल किया तो रेट क्या आ गया, 2 रेस टू माइनस वन। समझ में आया, मतलब यहाँ पे पावर कितना होगा, -1, तभी आएगा। इसका पावर करोगे तभी आएगा ना। ठीक है, मतलब क्या, आपने बी के कॉन्सेंट्रेशन को डबल करना है तो रेट उसका आधा हो जाना है। इसको 4 टाइम करना है तो रेट रेट डबल टाइम कम हो जाएगा। ऐसा है, तो ये नेगेटिव पावर है। तो ये कुछ भी आ सकता है प्यारे बच्चों, ये कुछ भी आ सकता है। आई होप आपको इतना सफिशियंट है समझने के लिए। ठीक है, तो कॉन्सेंट्रेशन को मैंने डबल किया तो रेट क्या हो गया, आधा। तो इसका पावर कितना लाना होगा मुझे, इसका पावर -1 लाना होगा, तभी तो ये क्या हो जाएगा, 1/2। इज दैट क्लियर? तो पावर -1 लाने के लिए ये रेट है। बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, तो इसे नोट कर लीजिए फटाफट, फिर हम बढ़ते हैं आगे। जल्दी जल्दी नोट कीजिए, जल्दी। हो गया नोट? जी हाँ, बच्चे बोलते हैं सर नोट्स नहीं देते आप, तो मैं कहता हूँ नोट्स आप खुद ही बना लीजिए। नोट्स बना लीजिए ताकि कोई तकलीफ ना हो आप। तो ये हो गया आपका नोट्स रेडी, फटाफट नोट कर लीजिए, या फिर आप पॉज करके भी इसे नोट कर सकते हैं। ओ, अब कुछ और इम्पोर्टेंट चीजें मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये पावर कैसे डिसाइड करती है कि उसका क्या इम्पैक्ट होता है। ठीक है, तो पावर के कुछ एग्जाम्पल तो मैंने आपको दे दिए, एक और एग्जाम्पल दे देता हूँ। और अगर किसी में ऐसा पावर आ जाता है या फिर वो रिएक्टेंट आता ही नहीं, मान लीजिए ये ए है प्लस बी गिव्स सी, और इसका रेट लॉ कुछ ऐसे आ गया, ए और ये बी, ए रेस टू टू आया और बी रेस टू जीरो आया। इसका मतलब क्या, रेट ऑफ रिएक्शन बी पे डिपेंड नहीं करता, रेट ऑफ रिएक्शन बी पे डिपेंड नहीं करता, आप इतना याद रखना। लेकिन सर इससे तो पता चल गया मेरे को कि अगर ए को डबल करेंगे तो रेट कितने टाइम बढ़ जाएगा, 4 टाइम। जी हाँ, इधर आप अपने कॉन्सेंट्रेशन का जितने टाइम आप चेंज कर रहे हो वो लिख देने का। सिंपल, ए का कॉन्सेंट्रेशन अगर आप डबल करोगे तो 2 रेस टू 2, रेट कितने टाइम बढ़ जाएगा, 4 टाइम। अगर आप ए का कॉन्सेंट्रेशन 3 टाइम बढ़ा दोगे तो रेट कितने टाइम बढ़ जाएगा, 9 टाइम। ठीक है, ऐसा है सर। और अगर इधर पावर 3 होती तो मैंने आपको बताई था 2 का पावर 3 मतलब कितना हो जाएगा, 8 टाइम बढ़ जाएगा। और अगर कॉन्सेंट्रेशन 3 टाइम बढ़ा दोगे तो 3 का पावर 3 मतलब 27 टाइम बढ़ जाएगा। जी हाँ सर, ये रेट लॉ तो बड़ी गजब चीज है। यस बच्चों, अब थोड़ा सा हम के बारे में पढ़ लेते हैं, इसके बारे में, के बारे में तो क्या होता है के, जरा देख लेते हैं। तो के हो जाएगा आर इज इक्वल टू के इंटू, यहाँ पे मान लीजिए रिएक्टेंट, क्या है रिएक्टेंट, और मैं ऑर्डर को रिप्रेजेंट करता हूँ एन से, मैं लिख देता हूँ एन। तो रेट की आप सबको यूनिट पता ही है, क्या है, मोल पर लीटर पर सेकेंड इज इक्वल टू के इंटू रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन की यूनिट क्या होती है, मोल पर लीटर रेस टू एन। तो अब के क्या हो जाएगा, जी हाँ, के हो जाएगा मोल लीटर रेस टू -1 सेकेंड इनवर्स, और यहाँ पे मोल रेस टू एन लीटर रेस टू माइनस, यस, और इसको आप सॉल्व कर दोगे तो ये क्या आ जाएगा, मोल रेस टू 1 माइनस एन लीटर रेस टू n-1, और ये सेकेंड इनवर्स विल बी यूनिट ऑफ के, विल बी यूनिट ऑफ के। अब हम के को डिफाइन भी कर देते हैं। सर यहाँ पे n क्या है, n स्टैंड्स फॉर ऑर्डर। याद है मैंने बताया था ना, x प्लस वाई, और आप x और y का वैल्यू कैसे डिटरमाइन करते हो, एक्सपेरिमेंटली, वो हम पढ़ेंगे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। आई होप आपको समझ में आ गया। और किसी का अगर ऑर्डर 0 आता है मतलब रेट ऑफ रिएक्शन उस पर डिपेंड नहीं करता, किसी का ऑर्डर नेगेटिव आता है इसका मतलब क्या, उसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाने पे रेट ऑफ रिएक्शन कम हो जाएगा। जी हाँ, तो देखो मेरे भाई, ये के की क्या हो गई, यूनिट। अगर 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 n इज इक्वल टू 1 हुआ तो क्या होगा, n इज इक्वल टू 1 हुआ तो क्या होगा, ये 1 1 कैंसिल, ये 1 1 कैंसिल, ये क्या हो जाएगा, सेकेंड इनवर्स। तो ये n इज इक्वल टू 1 मतलब क्या, फर्स्ट ऑर्डर, क्या, फर्स्ट ऑर्डर की यूनिट क्या होती है, सेकेंड इनवर्स। किसकी, के की। सर के क्या होता है, रेट कांस्टेंट, रेट
कांस्टेंट। सर आपने इसको स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट भी कहा था, क्या कहा था? स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट। तो जरा ले लीजिए इसी एक्सप्रेशन को, R इज इक्वल टू के इंटू रिएक्टेंट रेज टू एन। अगर मैं रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन क्या कर दूं, रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन क्या कर दूं, 1 कर दूं, तो 1 रेज टू एन इज नथिंग बट 1, तो क्या हो जाएगा? R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा के। तो यहीं पे आपको लिखना है डेफिनेशन अपनी नोट्स में, तो लिखिए जरा। स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट, ध्यान से सुनिए, स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट इज द रेट ऑफ रिएक्शन। स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट या फिर रेट कांस्टेंट इज इक्वल टू द रेट of the reaction when concentration of the reactant is taken to be unity, when concentration of reactant is taken to be unity, इसीलिए इसको बोलते हैं specific. Okay, so rate constant is equal to rate of reaction when concentration of reactant is taken to be unity. जब इसका concentration क्या ले लोगे? unity. unity मतलब क्या? 1 mole per liter. 1 mole per liter ले लोगे reactant के concentration, चाहे जितने भी reactant हो, तो आपका रेट ऑफ रिएक्शन किसके बराबर हो जाएगा? रेट कांस्टेंट के। या फिर रेट कांस्टेंट किसके बराबर हो जाएगा? रेट ऑफ रिएक्शन। आई होप आपको ये समझ में आ गया। ठीक है, चलिए अब हम आगे देखते हैं। कुछ टेक्स्ट बुक में इंटेक्स क्वेश्चन दिए हुए, उन इंटेक्स क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो आपने देखा कि ऑर्डर जो है रेट लॉ में वो एक बड़ी विचित्र सी चीज है, और रेट लॉ में रिएक्टेंट भी आ सकता है, प्रोडक्ट भी आ सकता है, कैटलिस्ट भी आ सकता है, लेकिन रिएक्शन इंटरमीडिएट नहीं आता। इस बात को आप याद रखना, क्योंकि ये मुझे बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होगी जब मैं आपको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पढ़ाऊंगा। ऑर्डर का मैंने थोड़ा बहुत आपको इन्फॉर्मेशन दे दिया है। सर बहुत सारा इन्फॉर्मेशन दिया है, जी हाँ, जितना ज़रूरी था रेट लॉ के हिसाब से उतना तो दे ही दिया। ठीक है, अब हम देखते हैं एक इंटेक्स क्वेश्चन और उसे सॉल्व करके थोड़ा सा और अच्छी फीलिंग लेते हैं रेट लॉ की। ठीक है, तो चलिए रेडी हो जाइए, अपना पहले इसका नोट्स बना लीजिए और फिर मैं लिखता हूँ क्वेश्चन। ठीक है, जल्दी जल्दी। ओके सर, हो गया सर, अभी आगे। आई होप आपने रेट कांस्टेंट की डेफिनेशन भी लिख ली होगी जो मैंने डिक्टेट की थी। ठीक है, अब आगे देखिए, आगे देखिए। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा एक सिंपल रिएक्शन जिसमें A प्लस बी गिव्स प्रोडक्ट, और इसमें R इज इक्वल टू के इंटू ए रेस टू एक्स है और बी रेस टू वाई। ओके, इसमें R सबको पता है, रेट ऑफ रिएक्शन, के क्या है? रेट कांस्टेंट, ए क्या है? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ये भी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। एक्स क्या है? ऑर्डर इन टर्म्स ऑफ ए। ओके, और वाई क्या है? ऑर्डर इन टर्म्स ऑफ बी। और इसी एक्स और वाई को अपने को कैलकुलेट करना है और इसका एग्जैक्ट रेट लॉ बताना है। ये था हमारा क्वेश्चन। अब यहाँ पे दिया है डेटा। डेटा क्या है? ये ए का इंफॉर्मेशन है, यहाँ पे बी और यहाँ पे रेट। और कौन सा रेट? इनिशियल रेट। सर इनिशियल रेट क्यों लिखा सर? क्योंकि धीरे धीरे हम सब जानते हैं जैसे जैसे प्रोसेस आगे बढ़ता है रिएक्शन की रेट में थोड़ा सा फर्क पड़ जाता है। इन जनरल की मैं बात कर रहा हूँ। अरे आपके साथ भी ऐसा होता है, जब आप पढ़ने बैठते हो, पता है स्टार्टिंग में ऐसे ताव में आके आज तो बुक खत्म ही कर दूंगा, बट देखते हो जैसे जैसे आधा घंटा 1 घंटा बीतता है अपनी एनर्जी डाउन हो जाती है। ऐसा लगता है कल पढ़ूंगा, आज तो बहुत हो गया, आज तो बहुत कुछ कर लिया। ठीक उसी तरह तो ए का जो पहला कॉन्सेंट्रेशन है ये है 0.5। देखिए यहाँ पे दोनों जगह जो यूनिट होगी वो होगी मोल पर लीटर। क्या होगी? मोल पर लीटर। यहाँ पे भी मोल पर लीटर, जिसे मोल लीटर इनवर्स लिख रहा हूँ। देखिए आप मोल पर लीटर लिख सकते हैं ऐसे, या फिर इसी को आप ऐसे लिख सकते हैं, मोल लीटर इनवर्स। ऐसे -1 कर दीजिए, ऊपर -1, कुछ फर्क नहीं पड़ता, ये ऐसे। और इनिशियल रेट की यूनिट क्या होगी? जी हाँ, मोल पर लीटर पर सेकेंड। या फिर आप ऐसे कर दो, मोल ले लो, लीटर रेस टू -1, सेकेंड रेस टू -1। अरे सर मस्त समझा। तो ये 0.6 हो गया, ये 0.6, ये 0.8, ये फर्स्ट रीडिंग, ये सेकेंड और ये थर्ड। जी हाँ, ये हम रिएक्शन को बार बार करते हैं। तो इस रिएक्शन को हमने कितनी बार किया है? 3 बार किया है। पहली बार ए का कॉन्सेंट्रेशन ये रखा था सर, बी का कितना रखा था? बी का 0.2 रखा था, यहाँ पे भी 0.2, यहाँ पे तीसरे में बी का कॉन्सेंट्रेशन 0.4 कर दिया।
0. क्या कर दिया 4 कर दिया। और यहाँ पे ये क्या था, ये था 4 इंटू 10⁻⁻5, 8 इंटू 10⁻⁻5 एंड 3.2 इंटू 10⁻⁻4 ये था। ओके, तो ये गिवन डेटा है। अब इस डेटा के बेसिस पे हम सॉल्व करते हैं। हमको x और y की वैल्यू पता होनी चाहिए। तो पहले तो मैं इसको नॉर्मल सब्जेक्टिव मेथड से करूंगा, जिसको आपको एग्जाम में यूज करना होगा, और फिर आपको ट्रिक बताऊंगा कैसे ये डायरेक्ट कर देते हैं। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ से। तो सबसे पहले मैं लिखूंगा एक्सप्रेशन r इज इक्वल टू के इंटू ए रेस टू एक्स बी रेस टू वाई। तो मैं r की वैल्यू लिख देता हूँ। पहले r का वैल्यू क्या है, देखिए मैं ये दो वैल्यू लूंगा, एक पहला वाला लूंगा और ये दूसरा, क्योंकि देखिए b इसमें ऑलमोस्ट कांस्टेंट है, तो b जो है वो कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे को a का ऑर्डर मिल जाएगा। याद रखिए, जो कैंसिल होता है ना, उसके अगेंस्ट वाले का ऑर्डर मिलता है। मतलब जो वैल्यू कांस्टेंट होगी ना, उसका ऑर्डर नहीं मिलेगा, उसके ऑपोजिट वाले का मिलेगा। जैसे यहाँ पे देखो b कांस्टेंट है, तो आपको ऑर्डर किसका मिलेगा a। और कभी चल के a कांस्टेंट हुआ अगर, तो फ्यूचर में आपको ऑर्डर किसका मिल जाएगा b, क्योंकि जो कांस्टेंट वैल्यू लेते हो वो कैंसिल होती है। और कैंसिल क्यों करते हैं, सिंपल सी बात है, जब b को कांस्टेंट रखेंगे तभी तो अपने को पता चलेगा कि a की वजह से चेंज कितना हो रहा है। ठीक है, आगे देखिए। तो यहाँ पे वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करता हूँ मैं, तो ये हो गया 4 इंटू 10⁻⁻5 इज इक्वल टू के। ए का कॉन्सेंट्रेशन कितना है 0.4 रेस टू एक्स, और बी का कॉन्सेंट्रेशन कितना है 0.2 रेस टू वाई। ठीक है, अब ये पहला एक्सप्रेशन हो गया। अब दूसरा लिखने जा रहा हूँ। तो दूसरे में कितना है ये 8 इंटू 10⁻⁻5 इज इक्वल टू के, और ए का वैल्यू कितना हो गया 0.6 रेस टू एक्स, और ये अभी भी क्या है 0.2 रेस टू वाई। ठीक है, ये 2 हो गया और ऊपर क्या हो गया 1। तो मैं करता हूँ 2 डिवाइडेड बाय 1, 2 डिवाइडेड बाय 1। के कैंसिल हो जाएगा। मैंने बताया था कि सिर्फ किस पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे, और वो कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता। के कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता, याद रखना। सर के कैटालिस्ट पे डिपेंड करता है, नहीं, कैटालिस्ट पे भी डिपेंड नहीं करता। आ रहा है समझ में, तो इधर ध्यान दो। ये 2 हो गया और ये 1 हो गया। तो ये देखो 8 इंटू 10⁻⁻5 अपॉन 4 इंटू 10⁻⁻5 इज इक्वल टू के क्या हो गया कैंसिल हो गया। तो इधर राइट में क्या वैल्यू आ जाएगी 0.4 रेस टू एक्स, 0.6 रेस टू एक्स अपॉन 0.4 रेस टू एक्स। ये हो गया। सर ये क्या हो गया कट्टम कुट्टू, ये भी कैंसिल। 2 इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 6/4 is to x। तो 2 इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा 4, और ये नीचे क्या आ गया 6। देख लीजिए वैल्यूज वापस, ये तो सर 8 था और ये 4 था, और यहाँ पे ये 2 था और ये 4 6 था। तो ये कैसे हो गया, तो देखिए वैल्यू ये 3 हो गया, ये 2 हो गया, और 3/2 रेस टू x। तो ये क्या हो जाएगा 2 इज इक्वल टू 1.5 रेस टू x, 1.5 रेस टू x, 4/8। तो अब यहाँ पे मुझे ये पावर लाना लगेगा। ये 6 हो गया, ये 4 हो गया, 4 6 हो गया। ओके, ये वैल्यू ले लिया, यहाँ पे ये डबल है, ये डबल है, ये सेम लिया, ये 4 और ये 6, ये 4 6 और ये 3.2। यहाँ पे एक मिस्टेक हो गई, ये वैल्यू 6 है, तो इसे हम लोग क्या लेंगे 6। अब सही है ये, तभी मैं बोलूँ ये गड़बड़ किधर हो रहा। तो ये ऐसे हो गया, और यहाँ पे क्या हो गया ये 6/4, वैसे ये भी क्या हो जाएगा 6/4, मतलब ये भी आ गया 3/2, एंड दिस वन इज ऑल्सो 1.5। तो 1.5 इज इक्वल टू 1.5 इज टू एक्स, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा x रेस टू क्या हो जाएगा 1। मतलब a के टर्म में जो ऑर्डर है वो क्या है फर्स्ट ऑर्डर है। x का क्या ऑर्डर है फर्स्ट ऑर्डर, यहाँ पे देखिए x का क्या ऑर्डर है फर्स्ट ऑर्डर, मतलब x का वैल्यू कितना है 1। a के टर्म में ये ऑर्डर फर्स्ट है, मतलब इसके कॉन्सेंट्रेशन को डबल करोगे, इसके कॉन्सेंट्रेशन को डबल करोगे तो रेट भी ऑलमोस्ट क्या हो जाएगा डबल। तो ये देखिए
0.4 से ये 4 हो गया। अब ऐसे ही हम किसको ढूंढ लेंगे, अब ऐसे ही हम बी के ऑर्डर को ढूंढेंगे। तो पहले आप ये नोट कर लीजिए पूरा, फिर मैं आगे देखता हूँ। जल्दी जल्दी नोट कीजिए। ओके, चलिए अब हम बी की वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं। तो आपने यहाँ पे देखा, मैंने इसका कॉन्सेंट्रेशन कितना लिया था 0.4 और ये 0.6, और ये बी कैंसिल हो गया था, तो ये आया था 4/6, 4/6। तो यहाँ पे देखिए ये वैल्यू 4 और ये 6, 6 डिवाइड बाई 4, और यहाँ पे ये 0.2, 0.2 मतलब ये कैंसिल हो गया, और ये क्या आ गया था 0.4 और ये 0.6। तो ये डिवाइड किया और ऐसे सॉल्व किया, तो x का वैल्यू कितना आ गया 1। मतलब a के टर्म में ऑर्डर क्या है, फर्स्ट ऑर्डर। अब हम b का देख लेते हैं, b का तो मैं अब लेता हूँ ये दो वैल्यू, ये, जी हाँ, अब लूंगा मैं ये और ये वाली वैल्यू। तो अब इसे मिटा देते हैं, तो जरा देखिए। तो अब मैं लिखूंगा फिर से इस एक्सप्रेशन, तो अब क्या आ जाएगा, r इज इक्वल टू के इंटू ए रेस टू एक्स बी रेस टू वाई, सेम वही एक्सप्रेशन। और फिर r का वैल्यू कितना लिख देंगे हम लोग, r का वैल्यू पहली बार में मैं लिखूंगा r का वैल्यू 4 इंटू 10⁻⁻5 इज इक्वल टू के इंटू ए का कॉन्सेंट्रेशन कितना है 0.4 रेस टू एक्स, और बी का वैल्यू कितना है 0. रेस टू 1। और अब यहाँ पे कितना हो गया 0.8, तो के 0.8 रेस टू एक्स, और ये कितना हो गया 0.4 रेस टू 1। ओके, और यहाँ पे ये वैल्यू हो गई 3.2 इंटू 10⁻⁻5। देखिए जरा ध्यान से, पहला वैल्यू ए का लिया मैंने, ए का वैल्यू कितना था 0.4, ठीक है, और दूसरा वैल्यू कितना है 0.8, तो ये 0.8, और यहाँ पे डी का वैल्यू कितना है 0.2, और फिर दूसरा वैल्यू 0.4, 0.2, 0.4। और हमें ऑलरेडी पता है x इज इक्वल टू हाउ मच 1, x कितना है 1। तो अब आगे देखिए, अब इसे मैं आगे सॉल्व कर लेता हूँ। तो मैं अब वापस इसे इक्वेशन 1 इसे 2 लूंगा, एंड देन 2 डिवाइड बाय 1। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3.2 इंटू 10⁻⁻5 डिवाइड बाय 4 इंटू 10⁻⁻5, और के तो कैंसिल हो जाएगा, और ये क्या आ जाएगा, जी हाँ 0.8 अपॉन 0.4। और x का वैल्यू तो हमने कैलकुलेट किया था। जब x का वैल्यू हमने कैलकुलेट किया था, तो आपने क्या देखा था, कि वो 1 आया था, तो यहाँ पे मैंने 1 कर दिया, और ये क्या आ गया 0.4 डिवाइड बाय 0.2, और ये 1। तो अब जरा देखिए ये कितना हो जाएगा, ये तो 10⁻⁻4 है, ये ऊपर चले जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 0.8, 4 8 जा 32 होता है, ये 0.8 इंटू ये 10 का पावर 1 आ जाएगा। कैसे, 10⁻⁻4 प्लस 5, ये पूरा सॉल्व करोगे तो 10 आ जाएगा, तो दिस वन विल बिकम 8। और यहाँ पे कितना आ गया 4 2 जा 8, 2 इंटू ये 4/2 मतलब 2 रेस टू वाई, 4/2 मतलब 2 रेस टू वाई, तो ये क्या हो गया 4 इंटू 2 रेस टू वाई। सो 2 रेस टू 2 इज इक्वल टू 2 रेस टू वाई, वाई इज इक्वल टू 2, वाई इज इक्वल टू 2। आ समझ में ये, तो हमारा ओवरऑल एक्सप्रेशन क्या हो गया, आर इज इक्वल टू के इंटू ए रेस टू एक्स इंटू बी रेस टू वाई। ये देखिए, ये था जो यहाँ पे लिखा था। अब इस x को मैं हटा देता हूँ 1 से, और y को हटा देता हूँ 2 से, मतलब ये रिएक्शन a के टर्म में फर्स्ट ऑर्डर की है और b के टर्म में सेकेंड की ऑर्डर है। सर ये तो बहुत लंबा प्रोसेस हो गया, चलिए अब चुटकी वाला मेथड करते हैं, फटाफट ट्रिकी। देखिए, जब आपने b के कॉन्सेंट्रेशन को क्या रखा, कांस्टेंट, बी के कॉन्सेंट्रेशन को कांस्टेंट रखा, और इसके कॉन्सेंट्रेशन को कितना टाइम बढ़ाया 1.5 टाइम, कितना टाइम बढ़ाया 1.5 टाइम, तो ये 1.5 टाइम बढ़ गया। जब ये 1.5 टाइम बढ़ गया, तो रेट को भी देखिए 1.5 टाइम बढ़ गया,
मतलब आपने कॉन्सेंट्रेशन को 1.5 टाइम बढ़ाया और रेट कितना टाइम बढ़ गया 1.5, इसका पावर कितना रखोगे 1, तो ये फर्स्ट ऑर्डर आ गया। क्या आ गया? फर्स्ट ऑर्डर। अब इधर देखिए, इसके कॉन्सेंट्रेशन को आपने डबल किया, इसके कॉन्सेंट्रेशन को भी डबल किया और रेट कितने टाइम बढ़ गया 4 टाइम। तो इधर देखिए, जब इसके कॉन्सेंट्रेशन को डबल किया, पूरे रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन को डबल किया, तो रेट 4 टाइम बढ़ गया। तो ये पावर में क्या आ जाएगा? यहाँ पे देखिए, इसके कॉन्सेंट्रेशन को डबल किया और रेट 8 टाइम बढ़ गया। कितने टाइम बढ़ गया? 8 टाइम। देखिए, ये 0.4 था, ये 0.8 हो गया, मतलब डबल हो गया। और ये कितना था 4, और ये कितना हो गया 3.2। तो 4 से 3.2 किया, मतलब ऑलमोस्ट कितना टाइम बढ़ गया? ये 8 टाइम बढ़ गया। अब जरा देखिए, काम की बात देखिए यहाँ पे, तो ये 2 जब डबल किया रिएक्टेंट को, तो रेट 8 टाइम बढ़ गया। तो यहाँ पे पावर कितना आएगा 3। ओके, मतलब ओवरऑल ऑर्डर कितना है? ओवरऑल ऑर्डर 3, लेकिन हम जानते हैं ओवरऑल ऑर्डर x प्लस वाई है, और x की वैल्यू कितनी है 1, तो y कितना आएगा 2। अरे सर जबरदस्त, लेकिन इसमें थोड़ा डाउट आ रहा है। तो देखिए यहाँ पे, सर ये 8 टाइम कैसे हो गई? तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो ना, 32 इंटू 10⁻⁻5। अब देखो, अब 8 टाइम बढ़ा ना, तो इन दोनों को आपने मिला के डबल किया, तो डबल किया और ये कितने टाइम बढ़ गया 8 टाइम। तो ओवरऑल पावर कितना आ रहा है 3, और ये 3 क्या है? ऑर्डर किसका? पूरे रिएक्शन का, x प्लस वाई का। देखना भाई, इसको भी डबल किया, इसको भी डबल किया, ये वाला। ठीक है, तो ओवरऑल 3 में x का वैल्यू 1 आ गया, तो बचा हुआ क्या है y, तो आ जाएगा 2। तो ये था हमारा रीड लॉ का आज का पूरा लेक्चर। आई होप आपको जरूर पसंद आया होगा। शेयर कीजिए अपने दोस्तों के बीच और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। खुश रहें, आबाद रहें, बाय, शब्बा खैर।